नमस्ते। हाल ही में ही पास हुए 3 फार्म बिल पे पिछले 2 हफ्ते से पूरे देश में प्रोटेस्ट चल रही है। बीजेपी के अलावा बाकी सारी बड़ी-बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ इन्हें एंटी फार्मर्स बिल बता रही हैं और बोल रही हैं कि इनसे फार्मर्स का नुकसान होगा। और हमारे देश के प्रधानमंत्री हमें बता रहे हैं कि ये बिल्स हिस्टोरिकल हैं। तो आइए देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले समझते हैं कि एग्रीकल्चर आखिर कैसी इंडस्ट्री है। तो किसी भी बड़ी इंडस्ट्री में जितना इनिशियल कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसका 50 to 60% प्रोडक्शन होता है। जैसे अगर हम किसी इंडस्ट्री में 100 रुपये लगाते हैं तो 50 से 60 रुपये का प्रोडक्शन होता है। पर एग्रीकल्चर एक ऐसी इंडस्ट्री है कि अगर हम एक गेहूं का बीज लगाएं तो कम से कम 50 या 60 गेहूं के बीज उगते हैं, यानी कि अराउंड 5000% का प्रोडक्शन है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑलमोस्ट निग्लेजिबल है क्योंकि हमें पानी क्या तो ग्राउंड वाटर मिल जाता है या रेन वाटर मिल जाता है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स हमें गाय घोड़े बकरी भेड़ भैंस पालने से उनके वेस्ट से मिल जाता है। और इन कैटल्स को पालने से हमें एक एडिशनल इनकम भी मिलती है, दूध बेच के, शीप की वूल बेच के और भैंस का दूध बेच के। तो इन सब से हमें एडिशनल इनकम मिलती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑलमोस्ट निग्लेजिबल होता है और प्रोडक्शन 5000% होती है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है कंपेयर टू एनी अदर इंडस्ट्री। तो इतना प्रॉफिटेबल होने के बाद भी इस इंडस्ट्री में हमारे किसान हर साल सुसाइड करते हैं, डेट रिडन हो जाते हैं और कर्ज़दार होके जो है वो कर्ज़ नहीं चुका पाते तो क्या होता है, वो खेती छोड़ देते हैं या वो अपनी जान दे देते हैं। तो हमें ये देखना है कि ऐसा आखिर हो क्यों रहा है। तो ये समझने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। तो 1750 में इंडिया और चाइना का वर्ल्ड में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो था वो 70% था, यानी कि इंडिया का और चाइना का 35% एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पूरे वर्ल्ड में बिकता था। और आज की डेट में 2020 में इंडिया 5th लार्जेस्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर है। तो एक टाइम पे इंडिया 35% एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करता था वर्ल्ड मार्केट में और आज इंडिया 5th पोजीशन पे है। तो ऐसा हुआ क्यों, ये देखने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। तो जब भारत में अंग्रेज़ों की सरकार थी तो अंग्रेज़ों ने एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को किल करने के लिए बहुत सारे लॉज बनाए। उनमें से कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। जैसे कि एक लॉ है लैंड एक्विजिशन एक्ट। तो 1700 में इंडिया में जितने भी फार्मर्स होते थे वो मोस्टली सरप्लस फार्मर्स होते थे और सरप्लस फार्मर्स होने के साथ साथ उनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती थी, उनकी बाइंग पावर बहुत ज़्यादा होती थी, उनकी बार्गेनिंग पावर बहुत ज़्यादा होती थी। तो इस बार्गेनिंग पावर को तोड़ने के लिए, इस बाइंग पावर को तोड़ने के लिए, इस मोनोपोली को तोड़ने के लिए अंग्रेज़ों ने एक लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाई जिसके तहत अंग्रेज़ी सरकार किसी भी फार्मर का लैंड ग्रैब कर सकती थी, किसी भी फार्मर का लैंड हड़प सकती थी और उसके लिए उसको कोई कंपनसेशन भी नहीं देना पड़ता था। और हैरानी की बात यह है कि ये एक्ट आज तक चली आ रही है। बस इसमें फ़र्क इतना है कि आज की डेट में अगर हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करें तो हमें उसका एक एडिक्वेट कंपनसेशन मिल जाएगा। बाकी सरकार जब भी चाहे वो हमारी लैंड ग्रैब कर सकती है। उसके अलावा एक एक्ट है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के तहत अंग्रेज़ों ने आदिवासियों को और गांव के लोगों को फॉरेस्ट प्रोड्यूस लेने से रोक दिया। पहले जो फॉरेस्ट होते थे वो ग्राम सभा की संपत्ति होते थे, ग्राम सभा की प्रॉपर्टी होते थे, विलेजर्स की प्रॉपर्टी होते थे। तो विलेजर्स उनसे टिम्बर, आयरन ओर्स और बहुत सारी चीज़ें फॉरेस्ट से लेते थे और उनको सेल करते थे और अपनी रोज़ी रोटी चलाते थे। फिर अंग्रेज़ों ने फॉरेस्ट पे अपना अधिकार कर लिया और विलेजर्स और इन सबको, आदिवासियों को डिप्राइव कर दिया इनके अधिकारों से। इसी तरह अर्बन सीलिंग लॉज और बहुत सारे लॉज ऐसे हैं जो एंटी फार्मर्स हैं और अंग्रेज़ों के ज़माने से चले हुए आ रहे हैं। इन लॉज का में आज तक थोड़ी बहुत ही चेंज हुए हैं और इनमें कोई ख़ास फ़र्क आया नहीं। इस वजह से इंडियन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जो है हैम्पर हो गई। इसी तरह का एक लॉ है जिसमें वो कहते हैं कि फार्मर्स जो है वो अपना प्रोड्यूस किसी दूसरी स्टेट में नहीं जाके बेच सकते। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी APMC के तहत कोई भी फार्मर जो है उसको APMC मंडी में ही अपना प्रोड्यूस बेचना पड़ेगा MSP पे। MSP है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब MSP का फ्लॉ ये है कि MSP की कैलकुलेशन में बहुत बड़ा फ्लॉ है। जैसे कि अगर कोई फार्मर है जो राजस्थान में अपना प्रोड्यूस उगा रहा है तो उसको एक सर्टन अमाउंट ऑफ वाटर बहुत ज़मीन के बहुत नीचे से निकालना पड़ेगा या बाहर से पानी मंगाना पड़ेगा, तो उसका पानी पे खर्चा बहुत ज़्यादा है। और तमिलनाडु में कोई फार्मर है जो सिर्फ रेन वाटर से अपनी फसल उगा रहा है तो उसका पानी पे खर्चा ऑलमोस्ट ज़ीरो है। पर पूरे देश का एक एवरेज निकलता है कि पूरे देश में किसानों का पानी पे कितना खर्चा हुआ और उस एवरेज से MSP कैलकुलेट होता है। इसी तरह हर किसान का ऑर्गेनिक मैन्योर डालने का खर्चा भी अलग अलग होगा,
इसी तरह हर किसान का एफर्ट का खर्चा भी अलग अलग होगा, पर पूरे देश में सिर्फ एक एवरेज निकलता है और उस एवरेज पे ही एमएसपी डिसाइड होता है। तो अगर किसी जगह पे जैसे राजस्थान में पानी निकालने का खर्चा बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे अगर उन पानी निकालने का खर्चा एवरेज पे लगाया तो एमएसपी जो है वो अनजस्टिफाइड है ऐसे एरियाज़ के लिए, और इसीलिए एमएसपी काफ़ी जगहों पे बहुत ज़्यादा अनजस्टिफाइड है, और जो कि फार्मर्स को उतना उनके प्रोड्यूस का कोई प्रॉफिट नहीं मिलता है उनको। और वो बस एमएसपी एक पॉलिसी इसलिए है ताकि देश में एग्रीकल्चर एक इंडस्ट्री चलती रहे, नहीं तो एमएसपी के जो प्राइजेज़ हैं वो इतने लो हैं कि उसमें फार्मर्स का कोई प्रॉफिट नहीं है, उल्टा उनका लॉस है। इसी तरह यूरिया, डीडीटी और पेस्टिसाइड्स के रेट बढ़ते जाते हैं मार्केट में, लेकिन उस रेशियो या प्रोपोर्शन में एमएसपी नहीं बढ़ता, एमएसपी एवरेज रहता है। और यहाँ तक कि एमएसपी की कैलकुलेशन जो आज भी चली हुई आ रही है वो अंग्रेज़ों के ज़माने से कैलकुलेशन ऑलमोस्ट सेम है, उसमें थोड़ा बहुत ही फ़र्क आया है। तो इस वजह से एमएसपी होने के बावजूद भी हमारे फार्मर्स जो हैं पिछले 200 सालों से सुसाइड कर रहे हैं, डेट रिडन हो रहे हैं और अनएजुकेटेड हो रहे हैं। तो अब देखते हैं कि हाल ही में पास हुए 3 फार्मर्स बिल क्या कहते हैं और इनसे हमारे फार्मर्स को क्या फ़ायदा होगा। तो सबसे पहला फार्मर्स बिल है जो है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल। तो इस बिल के तहत फ़ायदा ये है कि हमारे फार्मर्स जो हैं वो किसी भी स्टेट में अपना प्रोड्यूस बेचने के लिए फ्री हैं। इससे पहले अंग्रेज़ों ने ये रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि वो सिर्फ अपने ही स्टेट में बेच सकते हैं, पर अब वो किसी भी स्टेट में बेचने के लिए फ्री हैं। तो इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि फार्मर्स को एमएसपी से थोड़ा बेटर प्राइस मिल सकता है। अगर वो किसी और स्टेट में अपना सामान बेचने जाएँ, उनको एमएसपी से ज़्यादा प्राइस मिल सकता है और उनको अपनी प्रोड्यूस का एक फेयर प्राइस मिल सकता है अगर एक फ्री मार्केट है तो। फिर इसका कौन क्या है? तो इसका कौन ये है कि अगर कोई बहुत बड़ा प्राइवेट प्लेयर मार्केट में घुस गया जैसे कि जियो, और उसने पूरी मार्केट को एक्वायर कर लिया, पूरी मार्केट एक्विजिशन कर ली, और उसके अलावा मार्केट में कोई और प्लेयर है नहीं, तो फिर वो अपनी मोनोपोली चला सकता है और जो चाहे वो प्राइस फार्मर्स को दे सकता है। हो सकता है वो प्राइस एमएसपी से भी कम हो। तो ऐसे केस में अगर कोई बहुत बड़ा प्राइवेट प्लेयर पूरी मार्केट को एक्वायर कर ले और उसके बाद अपनी मोनोपोली चला के अनफेयर प्राइस दे, फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करे, तो ये कौन है? तो अब इसका सल्यूशन क्या है? इसका सल्यूशन ये है कि जो भी ट्रेड एपीएमसी मंडी के बाहर हो रहे हैं उनको गवर्नमेंट को एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए जो इन रिसिप्ट्स को पढ़े और समझे कि आखिर किस प्राइस पे ट्रेड चल रहा है और फार्मर्स जो हैं वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं कि नहीं। अब दूसरे बिल की बात करते हैं। दूसरा बिल है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म। तो ये एक बिल है जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को एनहांस करता है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए लोगों को प्रोत्साहित करता है। तो इस बिल के प्रोज़ क्या हैं? इस बिल के प्रोज़ ये हैं कि कोई भी फार्मर लोन लेके और अपनी प्रोड्यूस इंक्रीज़ कर सकता है अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। तो जैसे अगर किसी फार्मर के पास बहुत सारी लैंड है और उसको ये डर है कि कहीं मैंने बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस किया लेकिन मेरा प्रोड्यूस मार्केट में बिका नहीं तो मेरे को लॉस हो जाएगा, तो वो पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कि मैं इतना प्रोड्यूस इतने रेट पे बेचूंगा, और उसके तहत उसको अपने प्रोड्यूस का फेयर प्राइस मिलेगा चाहे मार्केट में उस टाइम कोई भी प्राइस चल रहा हो। इसका कौन क्या है? इसका कौन ये है कि हो सकता है उस साल उसकी फसल ख़राब हो जाए बारिश की वजह से और फिर उसका कॉन्ट्रैक्ट फिर भी वैलिड हो, तो इस केस में फार्मर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो जाएंगे। अगर उनकी फसल ख़राब होगी, वो कॉन्ट्रैक्ट को नहीं सेटिस्फाई कर पाएंगे, तो उनका काफ़ी नुकसान होगा। तो इसका सल्यूशन ये है कि कोई गवर्नमेंट बॉडी चाहिए जो ये चीज़ देखे कि अगर फार्मर्स जो हैं वो नहीं पे कर पा रहे हैं तो उनका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाए। उसके बाद तीसरे बिल की बात करते हैं, द एसेंशियल कमोडिटीज़ बिल। इस बिल के प्रोज़ ये हैं कि इसमें सीरियल, पल्सेस, ऑयल सीड्स, एडिबल ऑयल्स, अनियन, पोटैटोज़ जो हैं वो एसेंशियल कमोडिटी से हटा दिए गए हैं। ऐसा क्यों किया गया है? तो ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि गवर्नमेंट का अभी काफ़ी खाना जो है वो कोल्ड स्टोरेज ना होने की वजह से, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ अच्छी ना होने की वजह से सड़ जाता है, तो इससे खाने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। तो इस बिल के बाद जो है वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगी स्टोरेज में, कोल्ड स्टोरेज में, ट्रांसपोर्टेशन में, और जो खाना सड़ जाता था कोल्ड स्टोरेज ना होने की वजह से वो चीज़ कम होगी। पर इसका कौन ये है कि अगर प्राइवेट प्लेयर्स ने आके बहुत ज़्यादा स्टॉक होल्डिंग कर ली, अगर एक साल में मान लो जियो ने बहुत ज़्यादा चीज़ें खरीद ली और स्टॉक होल्ड कर लिया, और नेक्स्ट ईयर जियो ने बोला कि अब हमारे पास तो भाई ऑलरेडी स्टॉक है, अगर तुम्हें बेचना है तो बहुत सस्ते प्राइस में बेचो, तो फिर फार्मर्स दोबारा इससे एक्सप्लॉइट होंगे। अब इसका सल्यूशन ये है कि गवर्नमेंट को जो है वो एक स्टॉक लिमिट लगानी पड़ेगी कि इतनी लिमिट से ज़्यादा अगर कोई स्टॉक करता है तो
वो उसे इलीगल करना पड़ेगा और इसको रेगुलेट करना पड़ेगा। तो ये तो थे 3 फार्म बिल्स। इसके बाद बात करते हैं फिर पूरे देश में प्रोटेस्ट क्यों चल रही है। तो पूरे देश में प्रोटेस्ट इसलिए चल रही है क्योंकि जो एपीएमसी मंडीज़ में मिडिलमैन होते थे वो मोस्टली प्रॉफिट ले जाते थे सारा, और फार्मर्स जो हैं वो ब्रेक इवन पे काम करते थे, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता था। यहाँ तक कि ये एपीएमसी मंडीज़ में जो मिडिलमैन काम करते हैं, जिनको हम अड़तिया भी कहते हैं, कमीशन एजेंट्स 1/3, वो जाट सिख हैं और उनका पॉलिटिक्स पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। उनका पॉलिटिक्स पे इतना इम्पैक्ट है कि पंजाब की पॉलिटिक्स में जो अड़तियाज़ हैं वो जाट सिख हैं, और एपीएमसी मंडीज़ में भी 1/3 कमीशन एजेंट जाट सिख हैं। इसीलिए हरसिमरत कौर बादल ने जो है वो रिज़ाइन कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो अब इसका सल्यूशन क्या है? इसका सल्यूशन ये है कि कोई इंडस्ट्री जो पिछले 200-250 सालों से हैंडीकैप्ड हो, और जिसको अंग्रेज़ों ने इतना हैंडीकैप कर दिया हो, जिसके लिए ऐसे लॉज निकाले गए हों डेलिबरेटली उस इंडस्ट्री को ख़त्म करने के लिए, ताकि वो इंडस्ट्री सर्वाइव ना कर पाए। इससे हमारे फार्मर्स अनएजुकेटेड हो गए हैं, इससे हमारे फार्मर्स डेट रिडन हो गए हैं, इससे हमारे फार्मर्स जो हैं वो उनका नेटवर्क ख़त्म हो गया है। वो खुद जाके किसी को ना बेच सकते हैं, ना उनके पास ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ है, ना वेयर हाउसेज़ हैं, ना स्टोरेज हाउसेज़ हैं, ना कोल्ड स्टोरेज हैं। तो हमारे फार्मर्स अब सिर्फ प्रोड्यूस कर सकते हैं और उसका उन्हें फेयर प्राइस चाहिए। तो अगर हम इसको एक फ्री सेक्टर डिक्लेयर कर दें तो इससे हमारा बहुत सारा नुकसान है, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स आके उनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, और हो सकता है कि जो एपीएमसी में एमएसपी मिल रहा हो उससे भी कम उन्हें प्राइस मिल रहा हो। तो हमें फार्मर्स के लिए एक फेयर प्राइस तो चाहिए, लेकिन हमें साथ साथ ये भी देखना है कि जो इंडस्ट्री इतने सालों से हैंडीकैप्ड हो रखी है उसको हमें एकदम से फ्री नहीं करना चाहिए, उसको हमें एक फेस्ड आउट मैनर में फ्री करना चाहिए। जिसका सल्यूशन ये है कि अगले कुछ 5-10 साल तो गवर्नमेंट एजेंसीज़ को ये देखना चाहिए कि किस रेट पे ट्रेड हो रहा है, और ई रिसिप्ट्स वाया गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जानी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट सारे गवर्नमेंट के थ्रू वैलिडेट होने चाहिए, ताकि ये पता चलता रहे गवर्नमेंट को कि आखिर फ्री मार्केट में हो क्या रहा है। तो ये पता चलने से हमारे फार्मर्स तो जो हैं उनको एक फेयर प्राइस मिलेगा और उनकी एक्सप्लॉयटेशन के चांसेस भी कम होंगे। तो जैसे कि बिहार में हमने 2006 में लोगों ने एपीएमसी मंडी हटा दी थी, लेकिन उसके बाद भी बिहार के फार्मर्स जो हैं वो अभी तक एक्सप्लॉयट होते हैं प्राइवेट प्लेयर्स के थ्रू। तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि हमने इन इंडस्ट्रीज़ को पिछले 250 सालों से हैम्पर होने दिया है, तो हम इनको एकदम से नहीं खोल सकते। तो हमें एक फेस्ड आउट मैनर में प्लान करना पड़ेगा इनको खोलने के लिए। एंड में मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोगों को तो 1947 में आज़ादी मिल गई थी अंग्रेज़ों के रूल से, बट हमारे किसानों को अब 2020 में जाके अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली है। तो इस आज़ादी को अगर हम एक फेस्ड आउट मैनर में प्लान करें तो ये हमारे देश के लिए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी बढ़ाएगा और हमारे किसानों के लिए भी बहुत अच्छा होगा। जय हिंद, वंदे।